गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। जिनको आना था वो लोग आ गए हैं, ठीक है। 5 मिनट थोड़ा मैं बात करते टाइम, मतलब लॉक मीटिंग अभी नहीं करूंगा। 5 मिनट बाद लॉक कर देना चाहिए। अभी 10:15 हो रहा है, 10:20 में हम लोग मीटिंग लॉक कर देंगे। ये चैप्टर मैंने आपसे बोला है बहुत आसान है, तो अब थोड़ा हम लोग पीपीटी का यूज करेंगे। मतलब 2 क्लास थोड़ा बहुत आसान था। वैसे तो आज का भी लेक्चर बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा हम साथ साथ में पीपीटी भी फर्दर यूज करते चलेंगे। जरा एक बार हम लोग पीपीटी की ओर चलते हैं। ठीक है, जब कोई आएगा तो ऐड कर लिया जाएगा उसे। परेशान होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ देखिए, मेरा स्क्रीन अगर आपको दिख रहा हो, सभी बच्चे पहले देख लें। अगर मेरी स्क्रीन विज़िबल है, तो ज़रा मुझे मैसेज ड्रॉप करके बताएँगे। अगर मेरा स्क्रीन विज़िबल है, तो ज़रा मैसेज करके बताएँगे। व्हाट्सएप पे ज़रा मैसेज करके बताएँगे मुझे। ठीक है? देखें यहाँ पे। मैं इसको करते हैं सॉलिस्टेट। आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से। 2-3 स्लाइड अभी हम देखेंगे। 2-3 स्लाइड के बाद फिर से हम अपने टॉपिक पे आ जाएँगे। चलो, देखो। सॉलिड कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें, जैसे सॉलिड कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमने देखा है कि मैटर क्या है। हमने क्लास 9-10 से टॉपिक मैं शुरू में लिंक करके लेके चल रहा हूँ, ताकि आप इजीली देख पाएँ, ठीक है? 9-10 से हम टॉपिक को लिंक करेंगे ताकि इजीली समझ पाएँ। मैटर के बारे में हमने थोड़ा बात कर लिया है कि मैटर क्या है। ज़रा मैं अपनी स्क्रीन को भी इसको छोटा कर दूँ ताकि दिखता रहे। हुँ। मैटर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। मैटर का डेफिनेशन हम सब जानते हैं अच्छे से कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी यहाँ पे लिखा होगा आप देख सकते हैं, एंड पजेस सम मास। कोई भी जो है स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास थोड़ा-सा भी रखता हो, उसको मैटर बोलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में गैस स्टेट में, मोल कांसेप्ट में और सॉलिड स्टेट में आते-आते समझाया है कि पूरी यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स ही हमारा क्या है, मैटर है। यूनिवर्स में सब कुछ क्या है, मैटर। ध्यान रखना आप। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैटर बोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी जिसको आप फील कर पाएँ, टच कर पाएँ, वो सब क्या है, मैटर है। आप हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको फील कर सकते हैं, मैटर है। कोई आवाज़ जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वो ऑडियो आपको तो दिखाई नहीं दे रही है, वो मीडियम आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन ऑडियो विज़िबल नहीं है, लेकिन ऑडियो आपके कान में जा रहा है, महसूस कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो मैटर है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। फिर मैटर के बाद वेट करें ज़रा, फिर से एक बच्चा आ गया, उसको ज़रा ऐड कर लें। ये सब सिनेरियो तो चलता ही रहेगा। ठीक है? इसके बाद हमने मैटर के बाद थोड़ा देखा था, स्टेट ऑफ मैटर दैट वी कम अक्रॉस आर। मैटर के बारे में 3 पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने इन तीनों को कंपेयर भी करना है, देखते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड ये है, लिक्विड हमने देख रखा है, लिक्विड ये है, और गैस क्या है? ये है। ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, लिखा हुआ है ऑल आर द 3 स्टेट ऑफ इंटरकन्वर्टिबल। हम जानते हैं अच्छे से, गैस स्टेट में हमने पढ़ लिया है कि हाई प्रेशर और हम लेके जब चलेंगे, मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर लेके चलेंगे, तो कोई भी मॉलिक्यूल गैसेस में कन्वर्ट होने लगेगा, आप जानते हैं। प्रेशर की वैल्यू 180 हमने रखा था, आपको अच्छे से पता है। प्रेशर की वैल्यू हमने 180 रखा था और टेम्परेचर की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस रखा था हमने। इस तरीके से हमने लिखा था, तो बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा था मॉलिक्यूल। गैस स्टेट में हमने टॉपिक देख रखा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, तो टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ है, मीन्स हीटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस हीटिंग, वो ऑफ कोर्स वही है। नीचे यहाँ पे माइनस हीटिंग लिखा हुआ है, मीन्स कूलिंग। आपको ये सारी बातें हमने पिछले क्लासों में पढ़ा दिया है। फर्दर इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैटर के बारे में, तो सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस के बारे में हम थोड़ा कंपेयर देखना चाहते हैं। ये कंपेयर बोर्ड वोर्ड में आते हैं, जिसको हमने गैस स्टेट में भी कर लिया था। जिसको हमने गैस स्टेट में कर लिया है, लिखा है दिस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आप सब जानते ही हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटसेट्रा, ये सब हमने पिछले क्लासों में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसकी कुछ एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से क्या मैटर है, जरा मैं एमसीक्यू रुक रुक के थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ। आप समझ ही सकते हैं इसका डेफिनेशन वगैरह। इसका डेफिनेशन आप इजीली इसको कर पाएंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे, तो जनरल देख लेंगे, आप लिखा होगा प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। ठीक है, इन आवर लाइफ क्या होता है आप जानते हैं, 3 है जो रिवर्सिबल है। फर्दर इसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले। इसके बारे में लिखा हुआ कौन सा फोर्स होगा, तो फोर्स का नाम होगा इंटरमोलिकुलर। हमने पिछले क्लास में ये सारी बातें देख लिया है। नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन फोर्स, ऑल ऑफ दिस ये हमने पिछले क्लासों में भी देख लिया है केमिकल बॉन्डिंग में। आपको बस स्लाइड देखते चलना है, जब थोड़ा आएगा ध्यान से बोलूंगा, वहां देखना भी, तो देखते चलो। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो सॉलिड की एग्जांपल्स हैं द सॉलिड स्टेट,
इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे तो ये सॉलिड है, आप देख सकते हैं सॉलिड है, फिक्स कंपोजिशन, मास, वॉल्यूम, डिफिनिट शेप एंड डेंसिटी। पिछले क्लास में हमने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में यही लिखा था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। फिर इसका सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में थोड़ा हम कंपेयर देखेंगे, तो इसकी पैकिंग सॉलिड की सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास होंगे। मैंने आसान वर्ड में पिछले क्लास में बोला था, कोई मॉलिक्यूल सॉलिड है उसको आपने अगर जमीन पे फेंक दिया टूट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल होल्ड करके रखेगा। लिक्विड में आप जानते हैं एक्सपेंशन की एबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो एक्सपेंशन तभी हो सकता है जब वो लूजली पैक्ड होंगे थोड़ा सा, और गैसेस के मॉलिक्यूल सो फार रहते हैं तो हम बोलेंगे लिस्ट क्लोज पैकिंग है। वेट करेंगे जरा एक मिनट, थोड़ा मैं सबको म्यूट कर दूं जरा सा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो अनम्यूट हो गया। अब इसको जरा हम लॉक मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग आ गए होंगे, लॉक मीटिंग करते हैं, जिसका रह गया होगा वो बाद में देखते रहेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद हमने इनके बारे में बात कर लिया था, फिर हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका मास बाई वॉल्यूम लेते हैं। इसकी डेंसिटी इस तरीके से रहती है। डेंसिटी कैसे निकालते हैं वो इमेज के साथ आपको दिख रहा होगा। मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो डेंसिटी, पैकिंग वगैरह वगैरह जितनी बातें हैं सब गैस स्टेट में हमने लिखा हुआ हेडिंग कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, वही बातों को मैं यहाँ रिकॉल करा रहा हूँ दोबारा। फिर इसके बाद अगर लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड के बारे में ये रहा, और गैसेस के बारे में बात करेंगे तो ये रहा। तो हमें दिखाई दे रहा है इसकी डेंसिटी हाई होगी, इसकी मॉडरेट होगी और इसकी लिस्ट होगी, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फर्दर इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अ सॉलिड, ये जो अभी यहाँ व्यू दिखाई देगा ये चैप्टर के लास्ट में कोर्स जब खत्म होगा तो आपको क्लियर होगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो अभी हम यहाँ व्यू बना रहे हैं लास्ट में आपको क्लियर होगा। ये सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल है, हम डायमंड जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा, लेकिन लास्ट में आपको दिखाई देगा सॉलिड ऐसा दिखाई देता है। अभी ये कैसे स्ट्रक्चर बना है, कैसे पता चला, ये दिखाई देगा, ये पूरा जब कोर्स खत्म होगा, मतलब चैप्टर खत्म होने वाला होगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी देखते चले आप। ये उसका ओरिजिनल व्यू है, 3D व्यू ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड के बारे में देखेंगे तो सॉलिड है फिक्स कंपोजिशन, डेफिनिट मास वगैरह वगैरह, शेप, डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर मेडिकल में ऑर्डर ऑफ डेंसिटी पूछा हुआ था, ठीक है। और एक्सेप्शन आइस क्यों है और वाटर क्यों है, हमने केमिकल बॉन्डिंग के पिछले क्लास में लिख रखा है ऐसा कि आइस जो है वाटर पे फ्लो करता है, जब आप देख रखे हैं, ये सारे टॉपिक हमने पिछले क्लासों में कर लिया है। फिर सॉलिड के बारे में क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, कौन सा डिस्टेंस है, ये सब भी हमने पिछले क्लासों में देख लिया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बाद अब जानते हैं ये सब बातें कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको हम कर नहीं सकते हैं। तो सॉलिड के बारे में थोड़ा और प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो सॉलिड है स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद वीक आईएमएफ लिखा हुआ है यहाँ पे। आईएमएफ का मतलब हमने पिछले क्लास में देख लिखा है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस लिखा हुआ है ये। फर्दर इसके सॉलिड के बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फिक्स रहते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जरा आप देखेंगे इसमें वाइब्रेशनल या जो है मोशन ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल ऑफ मैटर कैसा इस तरीके से रहेगा, ये सब चीजें यहाँ पे इजीली हम देख पा रहे हैं। फिर इसके कुछ एमसीक्यू में, सॉलिड है फिक्स कंपोजिशन, जो 4 ऑप्शन देख लीजिए आप जानते हैं, अच्छे से कर लेंगे, ऑल ऑफ दिस होगा। ये सब हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जिसको हमने थोड़ा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया है। ये सब हमारे एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो सॉलिड है मोशन, लीनियर, रोटेशन, रोटेशनल, ठीक है। वाइब्रेशनल, तो वाइब्रेशनल इसका आंसर होगा एक्चुअली, वाइब्रेटरी वाइब्रेशनल एक ही बात। तो इसका लिखा है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट सॉलिड आर, देख लेंगे इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सॉलिड है पार्टिकल रैंडम पोजीशन तो हो ही नहीं सकता, सभी दूसरे से करेक्ट पोजीशन होता है। फिर इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हमने पिछले क्लास में थोड़ा इसको देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में हमने देखा कि 2 तरीके का, क्रिस्टलाइन और दूसरा एमरफस। इसने क्रिस्टलाइन को इसलिए पहले रखा है क्योंकि क्रिस्टलाइन की प्रायोरिटी ज्यादा है। हमने आपको सॉलिड में डेफिनेशन के टाइम में बताया था कि सॉलिड का मतलब ही क्रिस्टलाइन है, और अब क्रिस्टलाइन का मतलब क्यूबिकल है। हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि सॉलिड का मतलब अब ध्यान रखना है क्रिस्टलाइन है, एमरफस ट्रू सॉलिड नहीं है, क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन में भी कौन सा है, क्यूबिकल है। तो पहले हम जरा से इनके बारे में देखेंगे, जैसे इसने क्रिस्टलाइन और एमरफस आइडेंटिफाई किया है। क्रिस्टलाइन के बारे में ये सब डेफिनेशन वगैरह लिखा होगा, जैसे कॉमन सॉल्ट, जैसे रॉक सॉल्ट कॉमन सॉल्ट का नाम है बेसिकली, ये क्रिस्टलाइन है। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में दिख रखा है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हम अच्छे से पता है हमें, NaCl वगैरह होता है, जिसका नाम हमारा रॉक सॉल्ट भी है। इसके बाद जब हम देखेंगे NaCl का स्ट्रक्चर, तो ये बना हुआ है। पिछले क्लास में हमने NaCl के स्ट्रक्चर एक बार मैंने आपको कल बताया था, और जब ये चैप्टर हाफ में पहुंच जाएगा तो मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगा, तब आप उस वीडियो को देखना। तो सॉलिड स्टेट में NaCl आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा कि NaCl बनता कैसे है और क्यों ऐसा ही बनेगा। अभी तो हम देखते चल रहे हैं बस। फिर ये लिखा हुआ है यहाँ पे चीजें जो NaCl के बारे में, ये हमने स्ट्रक्चर आपको पिछले क्लास में बना के आपको दिखाया था, पेन पेपर पे आपने इसको इजीली देखा था। इसके बाद हम 3D फिगर, इसका ये है 3D फिगर कैसे बनता होगा ये मैं बना के दिखाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेगुलर है, यूनिफॉर्म है, होमोजेनियस है। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि क्रिस्टलाइन में रेगुलर पैटर्न होता है, और जबकि एमरफस में रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। तो ये सब बातें हमने पिछले क्लासों में फर्दर देख लिया था, ठीक है। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर होमोजेनियस सॉलिड, एक ही जैसे प्रॉपर्टी होंगे, 3D रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, ठीक है।
इसका ये 2D रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर कैसे पता चला, यही करेक्ट बनेगा, ये हम कमिंग क्लास करीबन 5 to 6 लेक्चर बाद इसको हम देख पाएंगे, लेकिन अभी हमें बस ये देखना है ऐसे क्यों बनता है। और हमने इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में भी बात किया था, आपको याद होगा, हमने एक टॉपिक लिखा होगा वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी, वहां पे मैंने कीटायन एनायन ऐसा करके स्ट्रक्चर बनाया, तो यही है बेसिकली, ठीक है। इस चैप्टर में ये पूरा समझ में आएगा ऐसा क्यों बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे ये ए बी इस तरीके से लिखा हुआ है, ए बी इस तरीके से पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद ये पैटर्न है बस, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हो गया कि ए बी ऐसा दिखाई देगा। ए को मतलब कैटायन अपनी मर्जी से मान लो, बी का मतलब एनायन अपनी मर्जी से मान लो। आप कहीं भी जाएंगे तो एक रेगुलर पैटर्न दिखाई देगा। आप लेफ्ट टू राइट जाके देखो, राइट टू लेफ्ट देख लो, टॉप टू बटन देख लो, बटन टू टॉप देख लो, किसी भी डायरेक्शन में देख लो जाके, एक कैटायन, एक ब्लू और एक ग्रीन या जो भी कलर है देख लेना, पिंक जो भी कलर हो, उसमें आपको पैटर्न ऐसा दिखाई देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था कि थोड़ा मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए आप कलर को लेके प्रॉब्लम थोड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर के बारे में मैंने बता दिया है कि शॉर्ट ऑर्डर है, रिपीटेशन हो रहा है इन द स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और ऐसी जो कोई भी प्रॉपर्टी बार बार रिपीट करती है, इसको हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं। हमने क्या में पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स में ये सब हमने देख लिया है। बार बार रिपीटेशन का मतलब घड़ी के बाल बनाया हुआ है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फर्दर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों नहीं है, तो हमने देखा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी हो रही है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें थोड़ा दूसरे क्लासों के बाद अच्छे से क्लियर होगा। ये बेसिकली क्या है, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उस बिल्डिंग का ये 3D व्यू है, डिजाइन है, ऐसा मान लेंगे। और इस बिल्डिंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, चूंकि ये मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं मार्क इसको नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कोई भी एक स्क्वायर ले लीजिए, कोई भी एक स्क्वायर ले लेंगे, उस सभी के लेंथ, डायमीटर या उसका एरिया या कुछ भी उसको डिफाइन कर रहा होगा, बिल्डिंग की हाइट कितना है वो सब डिफाइन कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट क्यूब है इसमें वो सा क्या होगा, यूनिट सेल होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है डेफिनेशन वगैरह, जिसको हमने डेफिनेशन देख लिया है। ये सॉलिड, ये भी हम थोड़ा कुछ दिनों में देखने वाले हैं, क्यूब कैसे बनता होगा, क्यूब का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सब हम कुछ दिनों में देखने वाले हैं। फिर ये सॉलिड के बारे में लिखा होगा, सॉलिड ऐसे रहते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर ये सॉलिड का फिगर है कि एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब होगा। मैंने जरा, मैं आपको अगर दिख रहा हूँ तो जरा सभी बच्चे देखें यहाँ पे मेरी ओर देखें। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल सॉलिड है, जैसे मैं एग्जांपल लाया हूँ समझाने के लिए, देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल जब हम इस तरीके का एग्जांपल कोई ले लेंगे, जैसे ये सॉलिड है, तो इस क्यूब के बगल में एक क्यूब होगा। मान लें इस क्यूब में अगर आप रूम में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो क्यूब मान लो अपनी मर्जी से। क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्यूबिकल कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो हम क्यूबिकल को एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो क्यूबिकल का सिमेट्रिकल मतलब जो सारी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ। आप जिस रूम में बैठे, मान लेते इस रूम में बैठे हुए, तो इस रूम के आगे एक रूम होगा, कैसे पता चलेगा, फ्लैट होगा। तो दिल्ली में जब आप रहेंगे या कहीं मेट्रो सिटी में रहेंगे या दसवा में भी कहीं फ्लैट व्लैट अगर सेल आउट हो रहा होगा, तो मान लेते हैं फ्लैट कहीं ले लिया, तो हमें यूनिट सेल डिफाइन करना है। तो यूनिट सेल हम कैसे देखेंगे, इस फ्लैट में आप रह रहे हैं, इस फ्लैट के आगे एक फ्लैट होगा, इस फ्लैट के इधर फ्लैट होगा, इस फ्लैट के इधर फ्लैट होगा, इस फ्लैट के इधर फ्लैट होगा। यानी आपके 4 पड़ोसी तो यही होंगे सराउंडिंग में, और 4 पड़ोसी इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर, और 4 कहाँ होंगे, नीचे। यानी 4 का ऑर्डर ऊपर, 4 का ऑर्डर नीचे, और 4 का इधर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस क्यूब में, जिस क्यूब में आप बैठे हुए, इसकी अगर हम देखेंगे, इसके अगर नियरेस्ट क्यूब देखेंगे या नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, तो एक यहाँ पे दिखाई देगा, जब देखा 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। जरा प्लीज देखना कितना दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3 और 4, इस तरीके दिखाई देगा। तो हम जरा से यहाँ पे देख रहे हैं क्यूब के बारे में, जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। ऐसे फर्दर हमने क्यूब यहाँ बनाया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से क्यूब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखते चले जरा सा, इस क्यूब के बारे में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऊपर और स्ट्रक्चर बन रहा है। सेंटर वाला क्यूब जरा आपको ध्यान देना है, सेंटर वाला क्यूब जब ध्यान देंगे तो उसके क्यूब के डायरेक्शन में दिखाई देगा, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक राइट में और एक लेफ्ट में है। 4 इसके पास वैल्यू दिखाई दे रही है, 4 एटम से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। 4 एटम से कौन कनेक्टेड है, डायरेक्टली सेंटर वाला, एकदम सेंटर वाला, एकदम सेंटर वाला। जरा देखिए, अगर आप ऊपर से ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 अब 4 5 नंबर पोजीशन के क्यूब्स को देखना है, ठीक है, क्लियर हो पा रहा हो। नेक्स्ट इसके बाद जरा से हम बात करेंगे, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, कोई भी एक क्यू रिपीटिंग यूनिट है, आप जानते हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, यूनिट सेल होगा। इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इसने यूनिट सेल में कंसीडर किया हो, जो आपको अच्छे से क्लियर होना। ये आपको अच्छे से क्यूब समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे क्यूब इसके अंदर, क्यूब्स के अंदर क्यूब बनेंगे, और जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसका नाम यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल मैंने आपको समझा दिया पिछले क्लास में, आप जानते हैं। इस पूरे क्यूब का ये पैटर्न क्या है, यूनिट सेल, आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद जरा हम देखेंगे इसके एमसीक्यू, क्रिस्टलाइन सॉलिड सार, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जिसको हमने थोड़ा बना लिया है। इसको आप घर पे ट्राई कर लेना, मैं जरा यहाँ पे बस दिखा दे रहा हूँ, आपको नोट्स में ऐसा कुछ भी फालतू लिखना नहीं है जो मैं नहीं चाहता हूँ, ध्यान रखना आप। तो अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो होमोजेनियस होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। फर्दर इसके बाद अगर हम देखेंगे NaCl एग्जांपल ऑफ एमरफस क्रिस्टलाइन बोथ नन, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। फिर इसके बाद देखेंगे ऑर्डर इंप्लाइज, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्डर होगा, बोथ एंड बी, ए बी, हमने इसे पढ़ लिया है।
द बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा आप जानते हैं, यूनिट सेल उसका नाम है, अच्छे से हमने कर लिया है। फिर ये हमने पीपीटी को कवर कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा है। फिर पीपीटी जरा सा सेकंड देखते हैं एक बार। इस पीपीटी को देखते हैं, दूसरा सेकंड पीपीटी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में लिखा हुआ है, और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने ये सब पढ़ लिया थोड़ा सा। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हम थोड़ा सा भी हीट ऑफ फ्यूजन वर्ड देखेंगे, लेकिन अभी ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है, बस ध्यान रखना, हीट ऑफ फ्यूजन होता है, टेम्परेचर होता है। ये सब हमने पिछले क्लास में देख लिया है। मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या होता है हम जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, आप जानते हैं। इसको कट करेंगे तो इक्वली कट होगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक रेंज ऑर्डर ऐसा दिखाई देगा, ग्लास पे आपने कहीं कुछ फेंका, बॉल वगैरह फेंका, तो क्रिस्टलाइन नहीं है, जिगजैग मोशन में फटता है इस तरीके से, और इक्वल कहीं शेप आएगा। किस चीज को कट करते हैं आप, तो हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद जरा देखेंगे, द करेक्ट आंसर इज डिफरेंट वगैरह जो लिखा हुआ है, ये देख लेंगे एग्जाम्पल्स। इसके बाद और देखेंगे, यहाँ पर लिखा डायमंड्स के बारे में थोड़ा, ठीक है, डायमंड्स के बारे में ये लिखा हुआ है कि इसका शेप, कलर वगैरह जो चीजें हैं देख लेंगे। धीरे धीरे ये टॉपिक जब आगे बढ़ने लगेगा तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे विच डिफरेंट कलर। डायमंड के बारे में डिफरेंट कलर हमने देखा इधर। पीपीटी इज नॉट विजिबल। अरे पीपीटी विजिबल क्यों नहीं है? एक बार दोबारा देखते हैं जरा सा, क्या विजिबल है? अब विजिबल है तो ओके, जरा मैसेज ड्रॉप करेंगे। अब पीपीटी अगर विजिबल है तो जरा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे, थोड़ा देखें यार कैसे कर रहे हो तुम लोग। ओके, अब विजिबल है, ठीक। देखते हैं जरा सा, अब विजिबल है तो सॉरी, थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए, देखते हैं जरा दूसरा पीपीटी। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में लिखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में हम जब बात करेंगे तो हीट ऑफ फ्यूजन है, हम जानते हैं। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जरा सा देखेंगे अब इसके बाद हम, तो मेल्टिंग ऑफ आइस लिखा हुआ एग्जाम्पल। फिर इसके बाद जरा हम बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी ये है, हम ये भी जानते हैं अच्छे से। फिर इसका लिखा हुआ है ये, इसको इजियर कट करेंगे, क्या रिक्वायर्ड कट करने के लिए कोई एनर्जी वगैरह देना पड़ेगा, जो भी इसमें लिखा होगा पढ़ लेना, ये सब हमने पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद एग्जाम्पल के बारे में हमने कुछ देखा है, और तो जैसे डायमंड, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। डायमंड के बहुत सारे कलर होते हैं जो भी आपको दिखाई देगा इजीली, इस पैटर्न पे दिखाई गया डायमंड के डिफरेंट कलर्स हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है। सॉलिड के बारे में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन के बारे में पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमने यहाँ पे कि उसका रेंज एक होगा, कोई ना कोई डिफाइन होगा, कोई ना कोई एक रेंज होगा। डिफरेंट कलर होगा जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, देख सकते हैं आप, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ऐसे वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। मैंने आपको बताया था एनिसोट्रॉपिक वर्ड, आपको डेफिनेशन सीधा याद रखना है बस। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द एबिलिटी चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन, आप जानते हैं। एनिसोट्रॉपिक वर्ड क्या है, ये भी हमने पिछले क्लास में देख लिया है। फर्दर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊं आपको, मैंने ये स्टीरियो आइसोमरिज्म एक टॉपिक एनेंसोमर और डायस्टोमर में हमने कंपेयर कराया था, वहां हमने दिखाया था। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो वाटर वगैरह है उसके बारे में थोड़ा हमने बातचीत कर लिया है। फिर ये हमें जानते हैं, और डायरेक्शन के बारे में हमने लिखा हुआ है कि डायन एनायन अपनी मर्जी से कोई मान लेना है, और देखेंगे तो डायरेक्शन इसमें टू मतलब पैटर्न में दिखाई दे रहा है, ट्रू पैटर्न में है। कोई भी डायरेक्शन देख सकते हैं, ये डायरेक्शन देख लीजिए आप, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे एक रेगुलर पैटर्न में है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड चेंज विद डायरेक्शन। पैटर्न लिखा हुआ है ए बी ए ऐसा लिखा हुआ है। ये ए बी क्या होता है ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी हम जानते नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये ए बी वगैरह बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, काफी आगे आया तो बताऊंगा मैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन अभी आएगा नहीं, जो जो आने वाला है सब मैंने मार्क करवा दिया। रीजन फॉर एनिसोट्रॉपिक, ये चीजें लिखी हुई हैं। आइसोट्रॉपिक, ये लिखा हुआ है आइसोट्रॉपिक के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है इन ऑल डायरेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने सब पिछले क्लास में देख लिया है, ठीक है। और लाइट के बारे में लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये सब हमने टॉपिक कर लिया, आप जानते हैं अच्छे से।
इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन, ये भी हम जानते हैं अच्छे से। आइसोट्रॉपी सो प्रॉपर्टी कौन करेगा, एमरफस करेगा, ये भी हमने पिछले क्लास में देख लिया है। एनिसोट्रॉपी का मतलब ये लिखा हुआ है, ये जो इंपॉर्टेंट है हमने एक जगह इसका डेफिनेशन लिख लिया है कि एनिसोट्रॉपी क्या होता है और एनिसोट्रॉपी के पीछे का रीजन क्या है, ये लिखा पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एनिसोट्रॉपी कौन सा शो नहीं करेगा, एनिसोट्रॉपी कौन सा मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा, क्यूबिकल, क्योंकि क्यूबिकल किसका पार्ट है, क्यूबिकल किसका पार्ट है, हमने पिछले क्लास में देख लिया है कि क्यूबिकल क्रिस्टलाइन का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू कुछ और है, देख लेते हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है। फॉर डेफिनेशन के साथ एमसीक्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्दर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि आइसोमॉर्फस होगा। आइसोमॉर्फस क्या होता है हमने पिछली क्लास में देख लिया है। फर्दर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये सब आपको बस ऐसे ही मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि ये टॉपिक हो गया है। फिर इसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, NaF और MgO, आपको याद होगा NaF और MgO सेम एग्जांपल हमने पिछले क्लास में NaNO CO3 और NaNO3CaCO3 सेम एग्जांपल हमने केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रोड्यूस किया है। ये दोनों के दोनों क्या हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, दोनों में दोनों हम बस आइसोमॉर्फस हम देख रहे हैं, आइसोमॉर्फस यहाँ पे देख रहे हैं और हमने ये पिछले क्लास में कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। आइसोमॉर्फस के पिछले क्लासों में सारे टॉपिक हमने देख लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अगली प्रॉपर्टी कि ये पॉलीमॉर्फस होगा। पॉलीमॉर्फस डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया कि पॉलीमॉर्फस का डेफिनेशन क्या होता है, ये पॉलीमॉर्फस है। मैंने पिछले क्लास में पॉलीमॉर्फस आइसोमॉर्फस अच्छे से समझाया था, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, पॉलीमॉर्फस, आइसोमॉर्फस, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। एक एक नंबर के आते हैं, इनको जरा अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। फर्दर इसके बाद ये डायमंड और जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या नाम है, ग्रेफाइट, एक दूसरे का पॉलीमॉर्फस है। फिर सल्फर के दोनों पॉलीमॉर्फस है। मोनोक्लिनिक रोम्बिक, ये अभी हम जानते नहीं है, मोनोक्लिनिक रोम्बिक ये वर्ड आगे कहीं आएगा तो हम इसको पढ़ाएंगे, अभी हम जानते नहीं, तो सब तो वर्ड लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगर इसके एमसीक्यू देखेंगे तो क्रिस्टलाइन इनमें से कौन सा होगा हम जानते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा, इसको हमने अच्छे से कर लिया है। फिर क्रिस्टलाइन के बारे में, एनिसोट्रॉपिक के बारे में लिखा हुआ है ये सारी चीजें कि एनिसोट्रॉपिक इनमें से कौन सा होगा और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी कॉमन होगी, चेंज और डायरेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल सिखा होगा तो आप जानते हैं, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होने वाला है, हम जानते हैं। फिर इसके बाद ये भी स्लाइड हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड जरा से देखते हैं, जरा सभी बच्चे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। अब शायद आपको विजिबल है, पहले से ही हमने ठीक कर दिया है इसको, विजिबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने क्रिस्टलाइन कवर कर लिया पूरा। फिर एमरफस के बारे में जरा हम देख रहे हैं कि एमरफस क्या है। तो ये एमरफस है जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, जिगजैग मोशन में। एमरफस के बारे में लिखा हुआ है जिगजैग मोशन या डिसऑर्डर या इरेगुलर, एक ही वर्ड है, क्या है, एक ही ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शीशे पे हमने कोई ग्लास वगैरह, मतलब ग्लास जो है कार का कांच वगैरह, उसमें हमें कुछ फेंका होगा थोड़ा हैवियर कोई चीज, तो उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, जिगजैग मोशन में आता है, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है देयर इज नो रिपीटेशन, रेगुलर पैटर्न में नहीं होगा तो रिपीटेशन नहीं होगा। इसके बारे में लिखा हुआ है नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आप जानते हैं आइसोट्रॉपिक शो करेगा, हमने पिछले क्लास में देख लिया। आइसोट्रॉपिक के बारे में लिखा हुआ है ग्लास एग्जांपल, और ये एमरफस वगैरह क्या क्या होगा इसके बारे में लिखा हुआ है और क्या क्या इसके एग्जांपल है। आपने रबड़ वगैरह घर पे देखा होगा, जब कहीं टायर वगैरह कटता हुआ, आप कहीं टायर वगैरह आसपास में होगा तो जाना वहां पे चाकू वगैरह लेके, आप जब टायर को कट करेंगे तो इक्वल पैटर्न में नहीं आएगा, एक रेगुलर पैटर्न में नहीं आएगा, कहीं ना इधर उधर रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिकली कैसा है हम लोग देख सकते हैं, ये सब एमरफस है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें इसी कुछ एमसीक्यू के, एमरफस सॉलिड इनमें से कौन सा होगा। एमरफस थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में नाम का है, आप जानते हैं ट्रू सॉलिड नहीं है तो जल्दी खत्म होगा, तो आप समझ गए डिसऑर्डर होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। इसके बाद फॉलोइंग एग्जांपल आर एमरफस, इनमें से कौन सा है, ऑल ऑफ दिस है, आप जानते हैं। और इसके बाद एमरफस सॉलिड के बारे में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी होगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था वहां टॉपिक आ गया, यहाँ ध्यान से देखें थोड़ा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने बात किया था, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट। पिछले क्लास में सारे हमने एग्जांपल बात कर लिया है, इसके बारे में जरा हम देखेंगे मॉलिक्यूलर के बारे में, और ये सबको लेके देखेंगे। मॉलिक्यूलर का डेफिनेशन है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वंडर वॉल फोर्स अट्रैक्शन काम करता है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी बॉन्ड मैंने बताया था जिसकी बॉन्ड एनर्जी हाई हो, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट, जिसके अंदर मेटालिक, जिसके अंदर कोवलेंट, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड आ रहा था, उसको बोले थे प्राइमरी। और सेकेंडरी मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा था और वंडर वाल फोर्स पे अट्रैक्शन आ रहा था। वंडर वाल फोर्स पे अट्रैक्शन के अंदर दो तरीके का बॉन्ड है, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। पोलर का मतलब हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो सेकेंडरी जो बॉन्ड है उसका नाम क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। पिछले क्लास में डिस्कस हमने ये सब कर लिया है।
इसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में देखो, वही लिखा हुआ है कि नॉन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है। ये सारे एग्जांपल को जब ध्यान से आप देखेंगे, वेट करेंगे जरा 1 मिनट। जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे ध्यान से, तो ये वही एग्जांपल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में वान डेर वाल्स फोर्स प्रोटेक्शन में यूज किया है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड वगैरह वगैरह देख लेना। आप ये सब हमने पिछले क्लास में कहाँ पे कर लिया, वान डेर वाल्स फोर्स प्रोटेक्शन अच्छे से कर लिया, आप जानते हैं। ये सब हमने कर लिया है। लंडन फोर्स वगैरह क्या होता है सब हम जानते हैं। डिस्पर्स फोर्स वगैरह सब हमने पिछले क्लास में देख लिया है। फिर इसके बाद में पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखेंगे, तो ये सभी हमने देख लिया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें यूज होता है, आप जानते हैं। ये सभी हमने पिछले क्लास में देख लिया है। कंपेयर बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज वन डेर वाल्स फोर्स पर अट्रैक्शन, ये भी हमने पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में देख लिया है। इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है, समझ सकते हैं, इसीलिए हमने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा टाइम लेके पढ़ाया है। अगर किसी बच्चे का केमिकल बॉन्डिंग ठीक नहीं है या पहली बार ही इसी यहाँ क्लास कर रहा है, तभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम देख लिया है। ये सारी प्रॉपर्टी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अच्छे से देख लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद देखेंगे, ये पैरामीटर है, नॉन पोलर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, पैरामीटर नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड के बारे में जरा देख रहे हैं, ठीक है। तो जरा ये पैरामीटर है, आप इधर देखिए, पहला पैरामीटर लिखा हुआ है पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो नॉन पोलर का पार्टिकल ऐसा रहता है, यह सब हमने पिछले क्लास में। लंडन फोर्स क्या होता है हमने आपको दिखाया है, ये जो इस तरीके का फोर्स काम कर रहा है इनके बीच में, इस फोर्स का नाम है, नीचे वाले फोर्स का नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो हमने पिछले क्लास में देख लिया है। अगर हम पोलर में देख रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमने देखा यहाँ पे, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें काम कर रहा है, पोलर वाले में काम कर रहा है, देख सकते हैं हमने। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो शो करेगा जिस मॉलिक्यूल के पास FON होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और कैसे कैसे करता है हमने सब पिछले क्लास में देखा है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने पिछले क्लास में देख लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। फिर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, तो इसका ये एग्जाम्पल है, इसका ये एग्जाम्पल है, और इसका ये एग्जाम्पल है, ये भी हमने पिछले क्लास में देख लिया है। फिर नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो आप जानते हैं लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल, और यहाँ पे केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो इसका गैस लिक्विड हो सकता है, इसका गैस, और इसके बारे में हमने बात किया वोलेटाइल लिक्विड होगा, जैसे वाटर वगैरह होता है, वोलेटाइल लिक्विड होगा। नेचर ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो तीनों सॉफ्ट होंगे, हम जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लोवेस्ट, नॉन पोलर और पोलर, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, सबके सब कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे, ये सब हमने पिछले क्लास में अच्छे से देख लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब आपने देख लिया। नेक्स्ट इसके बाद कुछ इसके MCQ है कि इनमें से कौन सा मतलब जो है टाइप नहीं है, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। नॉन मेटालिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप जानते हैं, क्लियर हो गया होगा। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में करवाया है, और मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है, और इसको आप बढ़िया से तैयार करना। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसको हमने केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में बोला है। ये पोलर और नॉन पोलर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, वान डेर वाल्स फोर्स प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हुआ है। मैंने पिछले क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्स प्रोटेक्शन का कंपेयर करके दिखाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में आया हुआ, उसको जरा अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, देन पोलर, देन नॉन पोलर, ठीक है। ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग की इसका रीजन है, आप देखेंगे तो वहां दिख जाएगा अच्छे से। फिर इनर्ट गैस आर हेल्ड बाई, इनमें से कौन सा फोर्स होगा इनर्ट गैस में, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इनर्ट गैस में कई बार इनर्ट गैस ऐसे हो सकते हैं जैसे HE, Ne वगैरह, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी काम करता है, और कई ऐसे होंगे, सॉरी कई ऐसे होंगे जिसमें लंडन फोर्स भी काम करेगा और डिस्पर्शन फोर्स भी काम करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि किसी इनर्ट गैस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, सबके सब कैसे इनर्ट है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद वाटर एग्जाम्पल है इनमें से किसका, इनमें से किसका है, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, कर लेंगे हमारे हिसाब से। फिर ये स्लाइड भी हमने कवर कर लिया है, जो क्रिस्टलाइन, एमरफस, ये सब हम देखने के लिए हम लोग लिख रहे थे। फिर जरा हम आयनिक वगैरह को थोड़ा देख लेते हैं, एक दो और हमें थोड़ा देखना है। देखिए, अगर अगला हम बात करेंगे जरा सा कौन सा एग्जाम्पल है इसको लेके, तो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें, तो हमने आयनिक सॉलिड के बारे में देखा है कि ये बेसिकली किस तरीके से रहता है, आप जानते हैं, केटायन एनायन बनता है, आप जानते हैं एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है, केटायन का साइज छोटा होता है। NaCl
Na के पास केवल Na प्लस के पास केवल दो ऑर्बिट दो क्या कहते हैं उसको सेल है, जबकि Cl माइनस के पास 3 सेल है। जिसके पास सेल बढ़ता है उसकी साइज बढ़ती है। और जब एनायन बड़े साइज का हो जाएगा और केटायन जो छोटा साइज का होगा धीरे-धीरे खा जाएगा। और खाने को हम बोलते हैं, आपको याद होगा, जब इसको खा जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो होगा डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है टूटना। क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हो रहा है। और इसी का नाम आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में इसका नाम लिखा होगा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन, जिसका नाम हमने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था फैजान रूल। आप जानते हैं अच्छे से, फैजान रूल हमने पिछले क्लास में कर लिया है। ये NaCl के स्ट्रक्चर है, या KCl का क्या है ये स्ट्रक्चर। जहां पे Na लिखा हुआ है आप वहां पे अपनी मर्जी से K भी लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं। ये इसका 3D डायमेंशन है। कैसे पता चला 3D में ऐसा फिगर बनेगा, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अभी इसका टाइम नहीं आया है। अभी तो हम केटायन एनायन के बारे में केवल समझ पा रहे हैं कि क्या है। इसका 3D व्यू हम अब आगे देखेंगे। इसके बाद ये थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने लिखे थे, वही एग्जाम्पल थोड़ा अब यहाँ पे दोबारा दिखाई दे रहा है। फिर आयनिक बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, और क्या-क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अपोजिट चार्ज के बारे में लिखा हुआ है। 2 चार्ज पास आएंगे तो रिपल्सन वगैरह होगा, आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद जरा देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इन NaCl स्ट्रक्चर नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है इन NaCl स्ट्रक्चर नंबर ऑफ Na इक्वल टू नंबर ऑफ Cl माइनस। हमने बताया था आपको कि केटायन एनायन दोनों सॉल्ट में बराबर में, किसी भी सॉल्ट में क्या होता है बराबर में, आप जानते हैं। फिर इसका लिखा हुआ टोटल चार्ज इन आयनिक सॉलिड, ये हम अच्छे से जानते हैं क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। फिर फर्दर इसके बारे में हम जस्ट देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन, इसे उठा के दिखाया है कि इक्वल पैटर्न में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए। और यहाँ पे एनायन इज सराउंडेड बाय केटायन, केटायन इज सराउंडेड बाय एनायन, यहाँ पे इजीली दिखाई दे रहा है। ये हमने पिछले क्लासों में केमिकल बॉन्डिंग में और कल की क्लास में मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड का फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट एग्जांपल, फिजिकल स्टेट में एग्जांपल देखोगे वही लिखा होगा जो अभी हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद सिमिलर केटायन सराउंडेड बाय एनायन, जो मैंने अभी आपको लाइन बोला है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑन आयन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। आप समझ रहे होंगे साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन, पोलराइजेशन ऑफ एन आयन, इसका मतलब फजान रूल अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल है? फजान रूल, आप जानते हैं अच्छे से। ये सारे किसको अप्लाई कर रहे हैं? फजान रूल को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि नॉन कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने पिछले क्लास में एक टेबल बनाया था जिसका हमने बोला था NCERT में टेबल 1.2 है शायद, वहां से मैंने इसको उठाया था और मैंने आपको समझाया था। और वही सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने उसको उस तरीके से लिख के आपको दिखाया था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा। फिर यहाँ पे लिख रखा है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसमें रिपल्सिव फोर्स हुआ, हम देख लिया। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा देखने के लिए, चीजों को समझने के लिए, तो ये सब हम जानते हैं अच्छे से। फिर इसकी कुछ MCQ है, आयनिक सॉलिड कैसे फॉर्म हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी। आयनिक सॉलिड कैसे फॉर्म होगा इसके बारे में हमने देख लिया है यहाँ पे। सेम चार्ज में तो रिपेल होगा, आप जानते हैं, तो होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर अरेंजमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक सॉलिड किस पे डिपेंड कर रहा होगा? ऑल ऑफ दिस पे करेगा। एटम बड़ा होगा, चार्ज उसका बड़ा होगा, ये सब पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर जब आप देखेंगे तो वहां से कंटेंट उठाया हुआ है। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि सॉलिड का मतलब है केटायन और एनायन। और आपको बात अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड बार बार बन रहा है। और आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई चैप्टर को ऑक्यूपाई करता है। इकलौता ऐसा है कि 5-6 क्वेश्चन, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन हर साल मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, समझ रहे हैं आप, केमिकल बॉन्डिंग से। फिर आयनिक सॉलिड के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमने देख लिया है, हम जानते हैं कि हार्ड होगा, ब्रिटल इन नेचर होगा। ये सब हम टेबल 1.2 जो हमने बनवाया था आपको, वहाँ पे 1.2 बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि NCERT से हमने इसको डाटा को उठाया था। फिर इसके बाद एप्लीकेशन पूछ रहा है, इसमें कौन सा एप्लीकेशन होगा, तो देख लेंगे बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है, आर फ्रैक्चर्ड, इस तरीके से होगा। मेटालिक सॉलिड के बारे में थोड़ा देखने वाले हैं, ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है जो टेबल, वहां पे देखेंगे। मेटालिक सॉलिड के बारे में, ये मेटल है, आप जानते हैं, एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, उसके ऊपर एक और सर्कल, उसके ऊपर एक और सर्कल, इस तरीके से रेगुलर पैटर्न में रखा हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटालिक सॉलिड। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स इस तरीके से दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाई देते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। और इसका नाम इलेक्ट्रॉन सी क्लाउड, आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में नाम रखा था, इसका नाम था इलेक्ट्रॉन सी क्लाउड, आपको नाम हुआ। और कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा आएगा, ये सब हमने पिछले क्लास में देख लिया है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही वर्ड है। ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड है। इसको एस ब्लॉक में, केमिकल बॉन्डिंग में हमने कई चैप्टरों में इसको दिखा है, किसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, किसकी होती है? मेटल की।
फिर इसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में देख लिया। ये प्लस इलेक्ट्रॉन आगे क्यों मूव करता हुआ दिखाई देगा, जब भी इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता हुआ दिखाई देगा तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब केटायन रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते हैं जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको बोलते हैं कर्नल। ये पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ मेटालिक बॉन्डिंग, वहां पे नोट्स में अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सब दिख जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया था और मुझे पूरा विश्वास है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा था और कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये सब हमने लिखा था। और इस पूरे ये जो बॉक्स में बना हुआ है इसका नाम है सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इसी का नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, एक ही बात है ये, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसका नाम है। और ये सब हमने पिछले क्लास में डेफिनेशन वगैरह देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जरा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद हम जरा आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन सी क्लाउड में। फिर मेटालिक सॉलिड के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, आप अच्छे से देख लीजिए जरा सा। ये 6 प्रॉपर्टी है जो हमने अच्छे से देख लिया, यही सारी प्रॉपर्टी हमने उठा के बॉक्स में इन टेबल में हमने उठा के लिखा है, जो काम का है उस तरीके से लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। नेक्स्ट 6 के बाद अगर हम जरा सा आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से मेटालिक क्या होगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल होगा, कर्नल होगा। ऑफ कोर्स तीनों होंगे, आप जानते हैं, ऑल ऑफ दिस होगा इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे कर्नल क्या है, मेटल आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटालिक सॉलिड, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल मेटल आयन है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तभी उसका क्या नाम होता है, कर्नल होता है। पिछले क्लास में हमने कर्नल वगैरह पढ़ा दिया। एक कर्नल होते हैं जो बॉर्डर पे काम करते हैं, वो कर्नल ये वाला स्पेल आउट नहीं होता, वो सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से। फिर इसके बाद इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटालिक सॉलिड की है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आजकल आपको पता होगा शायद, प्रीवियस ईयर से 2 सालों से बोर्ड में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 20 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो अभी तक हम लोग इस पूरे पीपीटी में देख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई वहां पे देंगे, तो आप जानते हैं सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखेंगे मेटालिक बॉन्ड इनमें से कौन सा होगा, आपको अच्छे से पता है, अट्रैक्शन कर्नल मोबाइल इलेक्ट्रॉन, बोथ बी एंड सी होगा, आप अच्छे से समझ पा रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड इसका नाम है। कोवेलेंट चूंकि नेटवर्क फॉर्मेट में दिखाई देता है इसलिए इसका नाम है कोवेलेंट और नेटवर्क। इसके बारे में जब हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, दीज आर नॉन मेटालिक नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म द फॉर्मेट ऑफ कोवेलेंट, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। आप सब प्रॉपर्टी जानते हैं अच्छे से, सब मैंने पढ़ा दिया, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें से नहीं आना चाहिए, आप ये पूरी बात इजिली समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट इसके बाद जब हम जरा आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, देखेंगे कोवेलेंट के बाद, तो कोवेलेंट ऐसा दिखाई देता है, आप जानते हैं ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का है। ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड ये लिखा हुआ है, सिलिकॉन कार्बाइड काफी आगे आएगा तो हम देखेंगे सिलिकॉन कार्बाइड क्या है। अभी हम केवल डायमंड के स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी ड्रॉ किया था। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम फिर आगे बढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में जो जो यहाँ बातें लिखी हुई हैं, ग्रेफाइट के बारे में यहाँ जो जो बातें लिखी हुई हैं केमिकल बॉन्डिंग क्लास में, हमने ग्रेफाइट के बारे में वहाँ पे सेम सारी बातें वहाँ पे नोट डाउन कर लिया था और हमने अच्छे से पढ़ लिया था, और आप अच्छा पढ़ते हैं, नो डाउट मानना पड़ेगा। फिर इसके बाद जब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है, जिसको हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक लेयर के ऊपर लेयर, एक के ऊपर के एक और लेयर होगा, और ये सब इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, सब एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ये इस तरीके से सब एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, जो केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में आपको इजीली ये दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद जब हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के बाद अगर हम देखेंगे, ये जो है फॉर्म बाय लेयर, लेयर फॉर्मेट में करेगा, एक एक लेयर है, ये हमारा इस तरीके से नाम लिखा होगा, लेयर 1 लेयर 2 इस तरीके से ही नाम है। ये 4 लेयर बने हुए हैं यहाँ पे, हमने लेयर 1 लेयर 2 वहां पे करके लिखा था, आप देख सकते हैं। इसका जब 2D व्यू अगर हम बनाएंगे, ये टॉपिक हमारे सिलेबस से हटी है, मतलब अब एनसीईआरटी में तो नहीं है ना, जी एडवांस में, तो ये जरा सा भूल जाते हैं, ब्रैक्स इक्वेशन ये थोड़ा हटा देते हैं, ये सब हमारे काम करेंगे, ये क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। ब्रैक इक्वेशन BRA लिखा रहता है, ब्रैक्स इक्वेशन हमारी कोर्स से हटी है, जेई नीट एनडी सब चीज हटी है, एनडीए वगैरह से हटी है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि फालतू में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोवेलेंट के 4 ऑप्शंस दिखे हुए हैं, इनमें कौन सा कोवेलेंट सॉलिड होगा आप अच्छे से जानते हैं, किसी एक पे टिक कर लेंगे, ऑल ऑफ द अबव। फिर ये भी पीपीटी हमने कवर कर लिया है, एक पीपीटी थोड़ा और देख लेते हैं। अब एक पीपीटी क्या देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो ज्यादा टॉपिक पीछे रह जाएगा, आगे ले चलते हैं। सभी बच्चे देखें, यहाँ पे हम लोग जरा वापस आ जाए, देखें मैं आपको दिख रहा हूँ जरा सा, एक बार मुझे जरा मैसेज करके बताएं यहाँ तक पीपीटी जो मैंने आपको दिखाया है, अगर पीपीटी आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे तो जरा यस मैसेज जरा जल्दी से ड्रॉप करना है। पहले पीपीटी बताऊंगा आपको कैसे कहाँ दिख जाएगा दोबारा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से तो मुझे जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। ये पीपीटी यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, जरा सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, सेम वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप थोड़ा वीडियो वहाँ पे रोक रोक के देख लेना।
अच्छा, पीपीटी मैंने फॉरवर्ड, एक बच्चे ने मैसेज मेरे को किया था बीच में, मैंने वो देख लिया था कि सर आप पीपीटी थोड़ा स्लो कर लीजिए। हमने इसलिए स्पीड रखा क्योंकि ये सब काम का नहीं है। हर चैप्टर का जो निचोड़ है, जो बहुत काम की बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें है या कंक्लूजन है, ये सब मैं आपको ईजी वर्डों में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में, डबल लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल में आपको कन्वर्ट कर करके मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, आप ये सब मैं पढ़ा देता हूँ, आप देख लेना। फिर मैंने आपको बोला कि ये सब पीपीटी अगर आप फिर भी आपको देखना होगा तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, उसको स्लो स्लो करके देख लेना, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट थे जो आप वहाँ पे देख लेना, लेकिन नोट्स में वही क्वेश्चन लिखेंगे जो मैं चाहूंगा, क्योंकि नोट्स काफी हैवियर हो जाएगा और हमें ऐसा नोट्स बनाना है जिसमें कम टाइम लगे। अरे सब लिखेंगे ही तो कैसे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो पा रहा होगा? ये पिछले क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले में जरा आ जाए, इस टेबल पे जरा सा आ जाइए। 1 मिनट जरा वेट करेंगे। वेट करेंगे जरा 1 मिनट। माउस वेट करेंगे थोड़ा, लिख के देंगे। देखो, थोड़ा ये जो फिगर यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। मैंने आपको पिछले क्लास में बोला है कि आपको कलरफुल पेन लेना है और 3-4 कलरफुल पेन तो लेना ही लेना है। मैं इसी फिगर में दोबारा जो जो लाइन बोलूंगा पिछले क्लास में उसको देखना है, और 3-4 और हम वर्ड इसमें लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बोला है कॉर्नर। मैं कॉर्नर को क्रॉस जरा दिखा रहा हूँ, कॉर्नर ये है, जरा सा देख लो। मैं ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, ये कॉर्नर है, सभी बच्चे देख लें। और कॉर्नर की वैल्यू मैं इसको पूरा बनाता हूँ यहाँ पर दोबारा, मुझे लगता है बना लेना चाहिए। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि एक अच्छे से आपको इस तरीके से क्यूब बनाना है जो सेम लेंथ का होना चाहिए, ध्यान रखना है। ये जो दोनों लाइनें बनी हुई है सेम लेंथ का बनाना है। मेरे पास चूंकि ये इस तरीके से बोर्ड है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखते चलें। इनमें से कोई बात अब एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, हमारी हर बार टॉपिक एनसीईआरटी में चलेगी, कभी बाहर जाएगी, कभी एनसीईआरटी में आएगी। हम तभी जेईई और नीट की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, आप जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं ये कॉर्नर है, जैसे सभी बच्चे देख लें। कॉर्नर की वैल्यू मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होगा, 8। नंबर ऑफ कॉर्नर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 8 होगी, आप अच्छे से जानते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर की वैल्यू पिछले क्लास में हमने बात कर लिया था, 8। इसके बाद हमने आपको बोला था ये फेसेस है। फेसेस कौन सा है, टॉप, बॉटम, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट। सभी बच्चे जरा जल्दी देखते चलें। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट और यहाँ लिखा हुआ है बैक। कितना फेस होगा, 6। नंबर ऑफ फेसेस की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 6। एक बच्चे का क्या मैसेज आ गया यार, थोड़ा मुझे भेजा करो तुम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर की वैल्यू ने बात कर ली 8, नंबर ऑफ फेसेस की वैल्यू कितनी है, 6। उसके बाद जरा देखो प्लीज, ये जो लाइन है, जरा सभी बच्चे देखें, ये पिछले क्लास में हमने इसके बारे में बात किया था। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एज, इसको हम लोग बोलते हैं एज। जरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, एजेस क्या है आपको मैंने बताया। ये क्यूब है, जरा मेरे हाथ को देखना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे तो मैं समझा पाता, लेकिन बोर्ड पे मैं हूं ही नहीं, तो इसे मैं ऐसे बताऊंगा। ये क्यूब है, इस क्यूब पे मैंने आपको बताया कि एक लैटिस पॉइंट यहाँ होगा, एक लैटिस पॉइंट यहाँ होगा, एक लैटिस पॉइंट यहाँ होगा और एक लैटिस पॉइंट यहाँ होगा। ऊपर में 4 और नीचे में 4, तो 2 लैटिस पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एज। क्या बोलेंगे, एज। जरा सभी बच्चे बोर्ड पे यहाँ देखें, ये मान लेते हैं क्यूब है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखो जरा, ये लैटिस पॉइंट हमने बनाया है जानबूझ के ऐसे समझाने के लिए ताकि हम देख पाए। तो ये एक लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट, 2 लैटिस पॉइंट के बीच में यहाँ देखेंगे तो एक ये हमारा क्या होगा, एज होगा। तो एक एज ये होगा, एक एज ये होगा, देख सकते हैं। एक एज ये होगा, इधर एक एज होगा, तो टोटल एज की वैल्यू देखेंगे तो 4 इधर है, जरा देख सकते हैं आप, 4 इधर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इधर देखेंगे और इधर देखेंगे तो टोटल कितना होगा, 12 होगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। और एजेस के बारे में हम अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जिस रूम में बैठे होंगे आपको एजेस वहां पे क्लियर हो पा रहा है। फिर फेस सेंटर के बारे में हमने बात कर लिया है। नंबर ऑफ फेस सेंटर की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। जो फेस सेंटर क्या होता है और फेसेस में क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान से सुने। आप जिस रूम में बैठे हुए वहां से बैठ के देखेंगे तो आपके सामने एक फेस पड़ा होगा, एक आपके पीछे फेस होगा, एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, एक टॉप होगा, एक बॉटम होगा। 6 फेस हो गए। और सेंटर क्या होता है, जरा सुन लें। फेस सेंटर का मतलब हो गया कि जो, जैसे आप यहाँ बैठे हुए, जैसे आप यहाँ बैठे हुए क्लास में, या आप अपने रूम में बैठे हुए और आपके रूम के आगे ये वॉल जो है, तो ये आपका वॉल जो है आपके लिए फेस सेंटर है। कैसा है, फेस सेंटर। तो ऐसे टोटल आपके पास 6 फेस होंगे, एक ये, एक इधर लगा होगा, एक पीछे लगा होगा और एक इधर लगा होगा, 4, और एक 5 ऊपर और एक नीचे, 6। कितना फेस होगा, फेस सेंटर की वैल्यू 6 होगी। तो नंबर ऑफ फेसेस की वैल्यू भी कितनी है, 6। नंबर ऑफ फेस सेंटर की वैल्यू कितनी है, 6। एज सेंटर के बारे में जब हम बात करेंगे
तो ये जो डॉटेड लाइन है, इसके सेंटर वाला जो पॉइंट होगा, दो लैटिस पॉइंट के जो होगा बीच का सब सेंटर होगा, इसको हम बोलते हैं एज सेंटर। तो मैंने आपको समझाया था नंबर ऑफ एजेस सेंटर की वैल्यू भी कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि एजेस की वैल्यू भी कितनी है, 12। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा हूँ। फिर इसके बाद फेस डायगोनल के बारे में बात करेंगे। तो डायगोनल ऐसा होता है, आप जानते हैं डायगोनल इसको बोलते हैं, या डायगोनल ऐसा होता है। तो अगर इस लाइन को अगर हम लेके ऐसे जाएंगे, या इस लाइन को ऐसे हम लेकर आएंगे, तो हम बोलेंगे फेस डायगोनल। इसका मतलब मुझे दो बात समझ में आ रहा है कि दो कॉर्नर चाहिए यहाँ पे और वन फेस सेंटर चाहिए। दो कॉर्नर और वन फेस सेंटर अगर कहीं मिलता है तो हम बोलेंगे यहाँ पे फेस डायगोनल एक है। कितना है, एक साइड से दो कॉर्नर। आप अगर ये कॉर्नर लेते हो, कॉर्नर का नाम थोड़ा यहाँ पर रख देते हैं, जैसे इसका नाम एक्स और इसका नाम वाई है, तो हम बोलेंगे एक्स वाई, दो कॉर्नर है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। अब मत लिखना, आप मत लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और आर यहाँ पे क्या है, मतलब राइट पार्ट, राइट फेस है। क्लियर हो पा रहा होगा। तो टोटल हम अगर फेस सेंटर के बारे में बात करेंगे, टोटल यहाँ पे फेस डायगोनल के बारे में बात करेंगे, तो एक साइड में दो डायगोनल बन रहा है, तो टोटल 6 फेसेस हैं, तो 12 डायगोनल बनेगा। जिस रूम में बैठे हुए हैं वहां पे हर कॉर्नर से एक एक लाइन अपने आर्क पर ड्रॉ करके देख लीजिए, टोटल कितना होगा, 12 होगा। जैसे अगर ये, अगर मान लेते हैं रूम है, जरा प्लीज देखें, पीछे वाला अगर वॉल है, तो एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, तो 2 इधर हो गया, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो टोटल कितना आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा है। नंबर ऑफ एज सेंटर के बारे में हमने बात कर रही है, कितना है, 12 है, आप जानते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, मतलब आप जहां लिखना है लिखना, और यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करना, लिखना है यहाँ पे, मतलब बीच में एक डॉट बनाना, लिखना नंबर ऑफ बॉडी सेंटर की वैल्यू, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इक्वल टू 1, लिखना नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इक्वल टू 1। इसके बाद हमने लिखा है नंबर ऑफ फेस डायगोनल, हमने लिखवा दिया था। फेस डायगोनल का डेफिनेशन क्या है, पासेस थ्रू, हमने लिख रखा है 2 कॉर्नर प्लस 1 फेस सेंटर। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। फिर लिखेंगे जरा लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, जरा सब लोग देखो प्लीज यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल 4, ब्रैकेट में लिखना लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू 4, यहाँ पे लिखना 2 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर। 2 ये वाला लाइन, जरा देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बॉडी डायगोनल है, ये वाला लाइन जो मैं सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा से देखिए आप क्या है, ये यहाँ पे बॉडी सेंटर आइटम है, ये बॉडी सेंटर है। आप अलग अलग कलर पेंसिल से यूज करना, बाद में भूल भूल जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। बीच वाले का नाम बॉडी सेंटर है और दो हमारे क्या है, कॉर्नर है। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल के बारे में बोला है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल के बारे में क्या लिखा, 4 आउटसाइड में, यानी 4 इंटू क्या लिखा हुआ है, 2c, दो कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर। क्लियर हो गया होगा। फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की वैल्यू होती है रूट में 2a, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 2a। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल का मतलब, जरा सभी बच्चे देखें, फेस डायगोनल का मतलब क्या है, जरा यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखना है और अपने नोट्स में भी इसको मेंटेन करना है। जरा देखो, ये जो फेस डायगोनल है, इसका लेंथ के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, रूट में 2 है। क्लियर हो पा रहा हो मेरी बात। आप एक ही फिगर में बड़ा सा बढ़िया सा सुंदर फिगर बनाना और अच्छे से बनाना, ठीक है। और इसके बाद जरा से देखो, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ये हो गया, लिखेंगे इसका लास्ट लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, इसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ये है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ये है। जरा देखो एक बार सभी बच्चे जरा देखेंगे, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल मतलब ये लाइन है। इसके बारे में अगर जरा हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, इसके बारे में जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसके बारे में जब हम ड्रॉ करेंगे, तो ये वैल्यू जो होगी टोटल रूट 3 होगी। कितनी होगी, रूट 3 होगी। तो लिख लेंगे वहां पे लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू रूट में 3 है। अगर ये पूरा फिगर अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर आपने बना लिया हो, तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। अगर ये पूरी बात समझ में आ गया हो और अगर आपने ये पूरा फिगर बना लिया हो, तो जरा जल्दी से यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, ये जो फिगर बना हुआ है ये तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इसको याद ही रखेंगे। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए हम, थोड़ा मैं कुछ कुछ एग्जांपल और समझाऊंगा, जरा उनको पहले देख लो एक बार। इसके बाद फर्दर फिर आगे बढ़ते हैं जरा सा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको जरा सा, नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद लिखना है डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब हम पहली हेडिंग लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। सभी बच्चे लिखेंगे हेडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल हमारी हेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। सभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देखेंगे ध्यान से, क्योंकि अब यहाँ से हमारा शुरू होगा सॉलिड स्टेट। इसके पीछे का सब बैकग्राउंड था आपको समझाने के लिए, अब यहाँ शुरू होगा। पहले वाले का नाम है, जरा प्लीज यहाँ देखो, फर्स्ट का नाम है प्रिमिटिव। आप जानते हैं प्रिमिटिव क्या होता है, हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है। या इसी का नाम प्लीज जरा यहाँ देखना है, अब लिखा होगा सिंपल, यहाँ जरा देखना है सिंपल क्यूबिक सेल।
मैं आपको जरा 2-3 वर्ड समझाना चाहता हूँ। इसका नाम होगा सिंपल क्यूबिक सेल और शॉर्ट में लिखा होगा एससीसी। कैसे पता चला सिंपल क्यूबिक सेल होगा? आपको मैंने बताया है कि प्रिमिटिव के बारे में हमने पिछले क्लास में देख लिया, डेफिनेशन तो जानते हैं, वही डेफिनेशन अभी लिखने वाले हैं हम। और सिंपल क्यूबिक कैसे पता चला? हमने बताया कि बहुत सारा बनता है, बहुत सारा बनने का मतलब रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, आप जानते हैं इस तरीके से बहुत सारा, हेक्सागोनल, बहुत सारा बनता है, लेकिन इन सभी में क्यूबिकल कैसा है? रेगुलर है, मतलब एक सिमेट्री शो करता है, इसलिए हम किसको बार-बार पढ़ रहे हैं? क्यूबिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूबिकल वर्ड हमारे मेन टॉपिक है। पहले सॉलिड के अंदर एमरफस जो था वो काम का नहीं, क्रिस्टलाइन काम का है। क्रिस्टलाइन के अंदर भी कौन सा काम का है? क्यूबिकल। क्यूबिकल की पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे, हम कौन सा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको अब एनसीईआरटी में और प्रीवियस के क्वेश्चंस में, जेईई नीट में, हर जगह बोर्ड में आएगा एससीसी क्या है। तो अब हम लिखेंगे एससीसी के बारे में, यूनिट सेल इन विच, जरा सभी बच्चे लिखेंगे, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर। जरा आप थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ से टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, सुनेंगे समझेंगे आसान रहेगा। आपको याद होगा प्रिमिटिव का डेफिनेशन पिछले क्लास में हमने लिखा है, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर। आपको याद होगा लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा तो उसका नाम हम लिखते थे स्पेस लैटिस, और उस लैटिस पॉइंट को हटा के वहां पे एटम आयन या मॉलिक्यूल रख देंगे तो उसका नाम था वहां पे क्रिस्टल लैटिस। आपको याद होगा क्या नाम था? क्रिस्टल लैटिस। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है प्रिमिटिव या एससीसी का डेफिनेशन, तो हमने क्या किया है कि लैटिस पॉइंट को हटा के उस डॉटेड की जगह पे या पॉइंट की जगह पे हमने एटम आयन या मॉलिक्यूल को लगा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। एससीसी का जरा सभी बच्चे यहाँ फिगर देखते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं जब पूछूंगा तो आप बताना। जरा यहाँ देखो सब लोग, पहले काफी इंपॉर्टेंट, आपको सेम लेंथ का ध्यान रखना है, ये क्यूब हर बार बनाना है, और आपको पेंसिल से बनाना है। क्यूब कैसे बनाना है? बार बार बोल रहा हूँ, पेंसिल से बनाना है। तो अगर इस क्यूब को जब हम देखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे इस तरीके का लिखा हुआ है। तो अगर मैं एटम की बात करूँ तो एक एटम यहाँ रख सकते हैं, एक एटम हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि यही लैटिस पॉइंट की पोजीशन थी। एक एटम यहाँ आएगा, एक एटम यहाँ आएगा, जरा से देखो आप, एक एटम यहाँ आएगा, एक एटम यहाँ आएगा, और एक एटम यहाँ आएगा। तो टोटल अगर हम इसके बारे में बात करें, लैटिस पॉइंट, जिसको अब हम लोग थोड़ा आज की क्लास से हम लोग एलपी लिखा करेंगे, यहाँ पे लैटिस पॉइंट एलपी है, बॉन्डिंग में ये लोन पेयर है, कितनी की वैल्यू होगी इसकी? 8 होगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। सभी बच्चे जरा ये वाला फिगर देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जरा देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फिगर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगा। जब हमने क्यूब बनाया, जब हमने ये पूरा क्यूब अच्छे से बनाया, तो ये क्यूब इस तरीके से बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा पूरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ। और ये क्यूब इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, आगे की ओर दिखाई दे रहा है। ये क्यूब कैसे दिखाई दे रहा है? आगे की ओर दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं, जरा यहाँ देखना प्लीज, यहाँ सभी बच्चे देखिए, अगर इस क्यूब में लैटिस पॉइंट तो यही है, जरा प्लीज यहाँ देखो, लैटिस पॉइंट तो यही है, इस एरिया को जरा देखना सभी बच्चों को, लैटिस पॉइंट ये है। अगर मैं इसको लैटिस पॉइंट मान रहा हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन जरा हम देखेंगे देखेंगे तो जरा यहाँ देखना है, ये क्यूब है, सभी बच्चे देखें यहाँ पे, मेरे हाथ को देखना है, फिर मैं फिगर दिखाऊंगा, फिर हम लोग वापस पीपीटी में जाके देखेंगे कल की क्लास। ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब में, ये क्यूब था हमारा, क्यूब में एक पॉइंट ऐसे एक लाइन ड्रॉ होगा, इस लाइन लाइन का नाम है कॉर्नर। कॉर्नर पे एक एटम होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे एटम होगा, जो यहाँ पे कॉर्नर एटम होगा, ध्यान से सुनना है आपको, जो यहाँ पे कॉर्नर एटम होगा, एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ कॉर्नर एटम में, तो इस रूम की जो शेयरिंग है, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, जिस फ्लैट में आप बैठे हैं, यूनिट सेल आप जानते हैं, यूनिट सेल क्या है? बड़े से बिल्डिंग का छोटा पार्टिकल जो सब कुछ डिफाइन करता हो, बस। तो ये पूरी बिल्डिंग का एक छोटा रूम, जिस रूम में आप बैठे हुए, ये रूम डिफाइन कर रहा है कि इसी रूम की शेप, साइज और एंगल को लेते हुए पूरा फ्लैट बना हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, अगर आप पूरी फ्लैट में रहते हैं, मान लीजिए कि आपका फ्लैट जो है उसमें 200 उसमें टोटल रूम्स हैं, तो जिस रूम में बैठे हुए उसी रूम का शेप, साइज, एंगल कंसीडर करके पूरा बिल्डिंग बनाया गया होगा। तो आपका रूम क्या है? यूनिट सेल है। तो इसका अगर हम देखेंगे जरा सा इसके बारे में, तो इस रूम के ऊपर एक रूम होगा, जरा एक नीचे रूम होगा, ध्यान सुनना, इस रूम के ऊपर एक रूम होगा, एक नीचे रूम होगा, इस रूम के लेफ्ट में एक रूम होगा, एक राइट में रूम होगा, 4 रूम तो इधर हो गए। इसके बाद जरा देखो, लेफ्ट के ऊपर भी होगा, लेफ्ट के नीचे होगा, यानी ये जो 3 आइटम यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ जरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आप एक यहाँ रूम में बैठे हुए हैं जिसका नाम एक्स है, इसके बगल में एक रूम होगा यहाँ पे लेफ्ट में, एक यहाँ रूम होगा राइट में, एक होगा टॉप में और एक होगा बॉटम में। एक, ये समझ पा रहे हो 4 रूम कैसे बन गए? लेकिन 2 और रूम होगा जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बोर्ड 2D में है। कौन सा होगा? फ्रंट और बैक। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आगे रूम होगा, एक मेरे पीछे रूम होगा, एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, एक टॉप होगा और एक बॉटम होगा। कितना टोटल फेसेस होंगे इसके? 6 फेस होंगे। कितना होगा? 6 फेस होगा। जैसे मैं यहाँ पे रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये रफ है, बनाना नहीं है आपको, इसको थोड़ा मैं अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, इसके बारे में 6 फेस के बारे में बात करूंगा, इस एटम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक ये होगा, जरा देखिए आप, इसके बारे में बात करेंगे तो एक ये एटम होने वाला है, एक ये बनेगा, जरा सा देख लो आप, 3 एटम ये हो गए, 4th एटम ये हो गया,
एक ये होगा और एक ये होगा। देख सकते हैं 6 फेस आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये जो बना हुआ है मैं आपको बनाते हुए आगे कोर्स में दिखाऊंगा, अभी ऐसे 6 फेस आपको दिखाई देगा। तो टोटल 6 फेस होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, इस कॉर्नर पे किसी बच्चे ने कोई एटम रखा, तो ये एटम की शेयरिंग जरा प्लीज यहाँ देखना है। ये बनाना नहीं जो बनाऊंगा, मैं नीचे बना के दिखाऊंगा क्या बनाना, अभी तो फिलहाल ये देखो। इस रूम का ये जो एटम है, एक इधर वाला रूम में भी शेयरिंग हुआ होगा, ये एक इधर वाले रूम में भी शेयरिंग होगा। ये वाला एटम देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इधर भी शेयरिंग होगा, फिर एक इधर शेयरिंग होगा। तो 4 नीचे शेयरिंग होंगे, फिर 4 एटम ऊपर शेयरिंग। अगर यहाँ पे मेरे ये रूम का कॉर्नर है, मेरे रूम का ये सबसे वाल का जो लास्ट वाला पॉइंट है, पिलर जिसको बोल लो, यहाँ पे कोई एटम रखा हुआ है, तो इस एटम की शेयरिंग एक मेरे रूम में होगी, यानी इस रूम में होगी। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इस रूम की शेयरिंग एक इधर होगी, इस रूम के इधर शेयरिंग होगी, इस बॉल के हाफ इधर शेयरिंग हुआ तो हाफ इधर होगा, पूरे बॉल का हाफ इधर और हाफ उधर शेयरिंग, फिर ऊपर में 4 रूम बने होंगे उसमें शेयरिंग। तो टोटल शेयरिंग कितनी होगी? 8 होगी। अगर ये बात मैं समझा पाया हूँ तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। अगर ये बात समझ में आया तो यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, और नहीं आया है तो जरा बताना है कि सर समझ में नहीं आया है। एक बार आप समझ जाएंगे ना, उसके बाद तो आनंद आने लगेगा। उसके बाद तो कोर्स ऐसे चलेगा, पूछो मत, हम भी कंफर्ट में रहेंगे और आप तो बहुत ही कंफर्ट में रहोगे। बनाता हूँ एक बार, देखते हैं दोबारा। ठीक है, ध्यान से देखना है। आपको मैंने बोला है कि आपको इसका कौन सा फिगर बनाना है, ये वाला फिगर बनाना है। ध्यान से देखो, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है कि सर इसके लैटिस पॉइंट की वैल्यू जो टोटल कितनी है, यहाँ पे 8 है। आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। फिर मैंने आपसे बोला है लैटिस पॉइंट की वैल्यू 8 है, इधर रफ चल रहा है, ये पूरा पार्ट रफ है। मैंने आपको बोला है कि किसी बच्चे ने जब ये रूम ड्रॉ किया होगा, देख रहे हैं जरा सा ध्यान से, तो ये एटम की जो शेयरिंग होगी, बड़ा थोड़ा डार्क बना रहा हूँ, इधर वाले रूम में होगा। ऑफ कोर्स इसी तरीके से मेरे रूम के बगल में एक रूम होगा, इसके इधर भी होगा। इधर कोई बच्चा बैठा हुआ है, मान लेते इस बच्चे का नाम एक्स है, ये एक्स का रूम है, तो एक्स का जो पिलर है यही है वॉल का। तो 4 नीचे शेयरिंग होंगी और 4 इसके ऊपर रूम बने हुए हैं, जो हम थोड़ा ऐसा बना रहे हैं। इसके ऊपर बने हुए 4, तो 8 की शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग को हम जब 3D में दिखाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। आपको भी बहुत बढ़िया से बनाना है। थोड़ा ये गलत हो गया, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखो, सभी बच्चे देखें कैसे बना रहे हैं। पहले बोर्ड पे देखना है, तब आपको क्लियर हो, क्योंकि हमें सब बनाना भी याद रखना है। पहले तो ये इधर इसको टच करना है आगे की ओर ला के, जो हमने यहाँ पे बनाया है क्यू। इसके बाद जरा सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखें कैसे बन रहा है। यहाँ देखना है स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डबल कलर आपको यूज करना है। आपको क्या करना है? कलरफुल यूज करना है। ये ऐसे बनाना है आपको, इस तरीके से बनाना है। कैसे बनाया हमने आपको दिखा अच्छे से। दूसरा जरा सा देखें क्या बनाना है, ये ऐसे बनाना है, ये इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये इस तरीके से ड्रॉ करना है, फिर ये इधर और ये इधर ड्रॉ करना है, ये इधर और ये इधर ड्रॉ करना है। अब जरा सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें। अब जब हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको ऐसे बना रहा हूँ, आप देखो ध्यान से। अब जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बॉल की जो शेयरिंग है, बॉल मतलब समझ ना, कॉस्को की कोई बॉल है आपके वाल के पिलर के ऊपर, तो उसकी जो कटिंग होगी आप देखो ऐसा ही दिखाई देगा। आप एक बार इमेजिन करके देखें 3D में, ऐसा ही आपको दिखाई देगा। आप 3D में इमेजिन करके देखें तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। अगर ये पूरी बात आपको समझ में आया हो अगेन, तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। अगर ये पूरा फिगर आप अच्छे से बना पाए और समझ पाए, तो जरा अगेन यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। इतना अच्छा समझोगे तब तो सॉलिड स्टेट इतना आसान चैप्टर है यार, तुम लोग तो कर डालोगे। ठीक है, तो इस फिगर को जरा जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। इस फिगर को जरा जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट था हमारा एससीसी, जिसको हमने देख लिया है। रफ कर रहा हूँ जरा। फर्स्ट हमारा एससीसी है, क्लियर हो पा रहा होगा, किसी का कोई डाउट नहीं है। सेकंड लिखेंगे नॉन प्रिमिटिव, जिसका नाम अब हम लिखेंगे सेंटर्ड। नाम है इसका, क्या नाम है इसका? सेंटर्ड। नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड। इसमें लिखना है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट लिखना है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको अपन शॉर्ट में बोला करेंगे बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको अब हम बोला करेंगे बीसीसी। लिखना है बीसीसी में।
द यूनिट सेल, सेम डेफिनेशन है, लिखेंगे द यूनिट सेल in which atoms are present, the unit cell in which atoms are present at corner, atoms are present, atoms are present at corner, as well as body center, as well as body center, as well as body center. लिखे आप लोगों ने? जब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे, जरा सभी बच्चे देखें ध्यान से, जब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखें स्क्रीन पे। जब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। जब कुछ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है। तो कॉर्नर पे इसका हम लैटिस पॉइंट देखेंगे तो कितना हुआ, 8 कॉर्नर, इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, 8 कॉर्नर प्लस एक बॉडी सेंटर में होना चाहिए, तो बॉडी सेंटर ये है, तो 1 कहाँ होगा, बीसी में। तो टोटल लैटिस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 9। ये जरा कॉपी करना जल्दी से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जल्दी से कॉपी करेंगे, ये स्ट्रक्चर हमें जल्दी से कॉपी करना है। हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखेंगे, थर्ड हमारा मतलब बी ऑप्शन में लिखेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग बोला करेंगे एफसीसी। लिखना है आपको एफसीसी। लिखेंगे इसमें यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, atoms are present at corner as well as face center, as well as face center, as well as face center। लिखना है atoms are present corner plus face center। तो टोटल कितना होगा 14। हम देख सकते हैं ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, देख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये क्या है, लैटिस पॉइंट है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया 8। और मैं जरा फेसिस को ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, फेसिस को समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ ट्रायंगल फॉर्मेट में, आप समझ पाए। फेसिस को हम ट्रायंगल फॉर्मेट में बनाते हैं, तो ये हमारे क्या है, फेसिस है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे, जरा प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखें थोड़ा सा। इसके बाद जो हमें देखना है एग्जाम्पल, आपको याद था पिछले क्लास में नॉन प्रिमिटिव में जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है, नॉन प्रिमिटिव में जो सी पार्ट है, सॉरी थर्ड मतलब सी नाम है, उसका नाम है एंड सेंटर। तो पहले हम लिखेंगे एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ध्यान रखना है इसका ईसीसी नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट बात जरा देखो प्लीज, ये है इसका ईसीसी नहीं लिखना है, इसका हम ईसीसी नहीं लिखेंगे, थोड़ा इस बात को ध्यान रखना है। लिखेंगे इसमें यूनिट सेल इन विच, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट, सॉरी यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, atoms are present at corner as well as, corner as well as any two opposite face, any two opposite face, any two opposite face। बोर्ड पे जरा सभी बच्चे देखें जरा ध्यान से, इसके 3 स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जरा यहाँ देखो। आठ कॉर्नर हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, 2 फेस, ये भी ले सकते हैं, कौन सा ये टी टू बी। तो लेटिस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं एलपी के बारे में बात करूंगा तो कितना होगा, एलपी कितना होगा 8 + 2 कितना होगा 10। ये लैटिस पॉइंट सबका जो आपने लिखा है, लैटिस पॉइंट जो आपने सबका लिखा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे, ये आपको याद रखना है। लैटिस पॉइंट जो आपने लिखा है सबका जरा सा इसको ब्रैकेट में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिस पॉइंट आपको याद रखना है। लैटिस पॉइंट सबका थोड़ा याद रखना है आपको। लैटिस पॉइंट जिसका जिसका हमने ड्रॉ किया अभी तक बनाया है स्ट्रक्चर, उन सबका याद रखना है। तो एक ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये कौन सा है, L2R वाला है। और थर्ड एक फिगर बनाएंगे, जरा ये देखो यहाँ पे, 2 मिनट और टाइम लूंगा आपका,
चिंता ना करें आप, क्योंकि टॉपिक हमारा कवर हो जाना चाहिए। ये लेटेस्ट पॉइंट है। लेटेस्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी है, मैं बार बार क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए। लेटेस्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी हुई 8। अब फ्रंट बैक मतलब हम यहाँ पे 2 डॉट बनाएंगे, ध्यान से देखो जरा सा सभी बच्चे। एक डॉट ये है और एक डॉट इसी के पास बनाएंगे। 2 डॉट हमने बनाए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है F2B, फ्रंट बैक लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रंट बैक लिखा हुआ। तो टोटल लेटेस्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गया, डन। जरा मेरी बात ध्यान सुने, पिछले क्लास में हमने नॉन प्रिमिटिव में केवल 3 एग्जांपल लिखा है। बीसीसी लेटेस्ट पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर में प्लस कॉर्नर पे। कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, हर बार होगा। लेटेस्ट पॉइंट आपको याद रखना है, किसके पास कितना होता है लेटेस्ट पॉइंट, आपको याद ही रखना है। मैं बार बार स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको रट्टा मारना ना पड़े, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हमने बॉडी सेंटर देख लिया, इसके बाद हमने फेस सेंटर देखा, एंड सेंटर देखा। पिछले क्लास में बीसी, एफसी और ईसी हमने देखा था, लेकिन अब एक नया हमने इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमने पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। उसका नाम है डी, और डी का नाम है एजेस सेंटर, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम नाम लिखा करेंगे ईसीसी। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एज और एंड के लिए दोनों के लिए ईसीसी लिखना चाहिए, लेकिन हम एज के लिए ईसीसी लिखेंगे, लेकिन एंड के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। आप इस बात को कहीं कॉपी में लिख लो कि एजेस के लिए बार बार ईसीसी लिखना है, लेकिन ई और मतलब एंड के लिए कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, unit cell in which atoms are present at corner, as well as each EACH, each edge center, each edge center, each edge center, each क्या होगा, edge center, each edge center। जरा सभी बच्चे यहाँ बोर्ड पे देखें, एक हम क्यूब बनाएंगे अगेन, और सारे आइटम कहाँ होने चाहिए, कॉर्नर पे बनाएंगे हम। तो कॉर्नर पे तो पहले आइटम ड्रॉ करेंगे, तो एक ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये, एक ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो हमें दिखाई दिया 8 कॉर्नर, और एजेस आपको याद होगा इस पॉइंट का नाम एज था। मैं एजेस को क्रॉस कर रहा हूँ, फिर आप समझ पाए। टोटल एजेस की वैल्यू आपको पिछले क्लास में याद हो, हमने यहाँ पे देख लिया। 4 इधर हो गया, देख लिया, 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, देख सकते हैं आप। मेरे पास एक ही कलर है ब्लैक, तो मैंने इसी में डबल कलर बना दिया। आप डबल कलर यूज करेंगे, आप डबल कलर यूज करेंगे। अगर यहाँ तक आज की क्लास समझ में अगर अच्छे से आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। अगर आज की क्लास सभी बच्चों को जरा समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। अगर यहाँ तक पूरी क्लास आपको अगर समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर एक बार आप मीटिंग लेफ्ट कर जाएंगे तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो अपने इंटरनेट का खुद थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम हर बार मीटिंग लॉक कर देंगे, क्योंकि बग्स मैसेज बहुत आते रहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस तरीके का फॉरवर्ड करता रहता है। तो आप इसे देख लीजिएगा। फर्दर कमिंग क्लास में इसके बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे, आपको नोट्स टाइम टू टाइम से क्या होगा अपडेट हो जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।